आज पुणे में जो जनता सरकार मोर्चा की टीम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हमारे जनता सरकार मोर्चा के सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे बीच में संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र बलारा साहब भी हमारे बीच आए हुए हैं। तो इस सभा को उन्होंने संबोधित किया है। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे, सर जो यहाँ पे जनता काफ़ी प्रताड़ित है बैंक के बारे में, बैंक के फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो उनका समस्या किस तरह से हल किया जाए? उनको आवेदन देने के बाद भी काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सिर्फ यहाँ पर जनता प्रताड़ित नहीं है, पूरे देश में जनता प्रताड़ित है। और ये कोई संयोग से नहीं हुआ है, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया षड्यंत्र है, जिसमें असली मकसद आपकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करना ही है। और इसके अंदर जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग हैं, तंत्र है, चाहे पुलिस हुई, चाहे कलेक्टर हुए, चाहे और दूसरा तंत्र हुआ, उसको ज़रिया बनाया जाता है, उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है जनता के खिलाफ। ये पहले भी हुआ है, लॉकडाउन लगा उस दौरान भी ये हुआ था। और जब भी इस जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, जब भी इमरजेंसीज लगाई जाती हैं, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से लगाई जाती हैं। अब बैंकों ने इतने सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से बनाया हुआ अपना साम्राज्य है, वो साम्राज्य अगर आपके आवेदन लगाने से हिलता है, उसकी जड़ें अगर हिलती हैं, अगर वो उखड़ के दूर पड़ने का है, उसको बिखरने का एक डर रहता है, तो वो इतनी आसानी से तो अपने साम्राज्य को बिखरने नहीं देंगे, तो इतनी आसानी से तो वो आपको जीतने नहीं देंगे। तो आवेदन लगाना जीतने का निशान नहीं है। आवेदन लगाना तो एक प्रक्रिया है, सिर्फ उस आवेदक को ये बताने की कि देखो, असली में जो चोर है वो आप नहीं हो, असली चोर बैंक हैं, असली चोर बैंकिंग व्यवस्था है। उसको बताने के बाद पहले वो व्यक्ति अपने गिल्टी कॉन्शियस से निकला, क्योंकि हमारे समाज में हमारे पुरखों ने हमको ये सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने, कि हमें किसी का कर्जा लेकर मारना नहीं है। तो जब हम उनको दे नहीं पाते हैं पैसा वापस रिटर्न में, जो कि दे ही नहीं पाएंगे, 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, 156 लाख करोड़ से अब 176 लाख करोड़ के करीब पे कर्जा पहुंच चुका है। सारे लोग अपना सारा कर्जा दे देंगे तो भी 140 लाख करोड़ के करीब का तो जो प्रॉपर्टीज़ है उनका नीलाम होना तय है। यानी 90% प्रॉपर्टीज़ का अगर नीलाम होना तय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कर्जा दे ना पाओ, ऐसा तयशुदा एक कार्यक्रम है बैंकों का, जिसमें आपको फंसाया गया है। हम सिर्फ जनता को ये बता रहे हैं कि असली चोर आप नहीं हो, आप चुकता नहीं कर पा रहे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये व्यवस्था ने ही बनाया है ऐसा इंतज़ाम। आपको करना क्या है कि जो सिद्धांत की लड़ाई है वो लड़नी शुरू करनी है। ये सिद्धांत की लड़ाई है। जब आपको पता चलेगा कि असलियत में आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप बैंक वालों के, प्रशासन के, पुलिस के, कलेक्टर के, तहसीलदार की आंखों में आंख डाल करके ये पूछ पाओगे कि जो बैंकों ने फ्रॉड किया तुमने उस पर क्या किया। हमने जो FIR दी थी, क्या किसी पुलिस वाले ने आज तक ये वापस दिया हमको लिख करके कि हम आपकी FIR इसलिए नहीं दर्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई गलत या सही बात कही है? जब आपने आवेदन दिया बैंकों को कि आप हमें बताइए कि जो 29.2 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी चल रही है, तुमने लोन में हमको वैध रुपया दिया है कि अवैध रुपया दिया है, तो बैंक उसमें यह भी नहीं लिख रहा है कि हमने तुमको वैध रुपया दिया है, और बैंक ये भी नहीं दिख रहा है कि हमने अवैध रुपया दिया है। तो टीम काफ़ी बैंकों में गए, इस मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन बैंक और RBI इस मुद्दे को मानने को तैयार नहीं है। तो उनको किस तरह से इस मुद्दे को समझाया जाए? पहली बात तो, जब वो मानने को तैयार नहीं, मानने को तो तैयार तब होते हैं जब उन लोगों को, उसके दो तरीके होते हैं, अगर उनको नहीं पता तो वो जान लें, और अगर पता है तो वो घाघ हैं, इसका मतलब वो षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। अगर वो उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पर कोर्ट भी यही काम कर रही है, लीगल डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वो सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये डिजाइन है उनका, ये प्रोपेगेंडा ही है ना कि आपको लूटना है। RBI से प्राप्त किए गए दस्तावेजों ने ही ये साबित किया हुआ है कि उन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। उन्हीं के दस्तावेज उनको बता रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपीज। और जब उनको बताते हैं तो वो जो RBI का डायरेक्टर से लेकर के निचले से ऊपरले तक कोई भी अधिकारी होगा, वो एक ही बात बोलता है, या यही कलेक्टर बोलेगा, यही पुलिस वाला बोलेगा, हम तो नौकरी करते हैं जी, हमारे हाथ में क्या है, हम तो कुछ नहीं कर सकते जी। आज जो आंदोलन हुआ यहाँ पे, आपकी उसमें प्रमुख अपने
क्या डिमांड रखी है डिविजनल कमिश्नर? देखिए, कमिश्नर को हमने सबसे पहले अपनी डिमांड में एक बात रखी है कि जब तक बैंक हमारे आवेदकों के दिए हुए आवेदनों का जवाब ना दे दे, संतोषजनक जवाब ना दे दे, तब तक कोई भी नीलामी की प्रक्रिया को कंटिन्यू ना किया जाए। इस कमिश्नर के अंडर में 4 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये निर्देश दिया जाए कि जो सरफेसी एक्ट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके तहत आप लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश तहसीलदार को देते हैं, वो बेहद संगीन है, बहुत गलत है। यदि तहसीलदार इन बातों को नहीं समझेगा, यदि डिप्टी कलेक्टर्स इन बातों को नहीं समझेंगे, तो आने वाले वक्त में जनता सरकार मोर्चा बाई नेम कलेक्टर और तहसीलदार को पार्टी बनाएगा। दूसरा, जो भी सवाल आवेदन में हम लोगों ने पूछे हुए हैं, उन सवालों के संतोषजनक जवाब बैंकों को देने पड़ेंगे। और आने वाले वक्त में यदि जनता को जब हम जानकारी दे रहे हैं तो जनता की आंखें खुल रही हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सारे बैंकों को ताला लग जाए, और ये बात बैंकों को पता है। इसीलिए बैंक जल्दी से जल्दी रुपए का नाम बदलकर ई-रुपया करके सीबीडीसी को पूरी तरह से लागू करना चाह रहे हैं। डिजिटल इंडिया का जो नारा है, जो डिजिटल रूपी का जो नारा है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो अखबारों में छप के ऐड दी जाती है कि भारत पहले नंबर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में है, अरे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर भारत की होगी तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ करेगा। ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपने बैंकों में रुपये ख़त्म कर दिया, आपने एटीएम में रुपये ख़त्म कर दिए हैं, तो लोगों के पास मजबूरी में ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है अपने मोबाइल से। तो मजबूरी को सुविधा बनाना ये इन्होंने पहले देखा है। जिस टाइम पर आपने देखा है, जब भी ये लोग फंसते हैं तो ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, ये हर मौके पर समाज को बर्बाद करते हैं और फिर उस बर्बादी को सेलिब्रेट करवाते हैं लोगों से। ताली और थाली का एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा। लॉकडाउन लगाकर आपको खुद ही बर्बाद किया, और फिर लॉकडाउन की एडवर्टाइजमेंट आई कि लॉकडाउन सफल रहा, और अब पता चल रहा है कि लॉकडाउन तो फ्रॉड था। इसी तरीके से बैंकों के ज़रिए जो ये डिजिटलाइज करने का प्रयास चल रहा है, ये असल में रुपए का नाम ई-रुपया बदलने का है, ताकि उनको स्टैंडर्ड ना देना पड़े, चाहे स्टैंडर्ड पे बात करना पब्लिक बंद कर दे। ना तो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, ना ही बैंकों में पढ़ाया जाता है, ना पुलिस वालों को, ना किसी जज को ये सिखाया जाता है कि रुपए का असली मसला क्या है, और रुपए के नाम पर स्टैंडर्ड ख़त्म करके लोगों की मेहनत को ज़ीरो कैसे करवाया जाता है, और महंगाई का जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है बैंकों के द्वारा चलाए गए इस षड्यंत्र के ज़रिए, वो बहुत खतरनाक है, जिसमें हर व्यक्ति की मेहनत को खा रहे हैं ये लोग, और ये खाने नहीं देगा जनता सरकार मोर्चा। यही लड़ाई जनता सरकार मोर्चा की पहले दिन से रही है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर इस तरह से तो बंद हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ना तो आपने चालू किया है, ना बैंकिंग सेक्टर आपका है। तो लोग बैंकिंग किस तरह से करेंगे? ट्रांजैक्शन के लिए आपको इन बैंकों की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने बैंक खड़े किए जा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस करने का एक माध्यम है रुपया। रुपया माध्य बना दिया इन लोगों ने, साध्य बना दिया। ये साधन है, ये हमारा यूज़ कर हमारी सहायता के लिए है, ना कि हमारे शोषण के लिए। अभी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो आपका केवल शोषण कर रही है। तो गांव सिद्धांत को फॉलो करें और अपने अपने गांव अपने विनिमय व्यवस्था को अपने आप चालू करेंगे जब बैठ करके, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने लेवल पर अपनी बैंकिंग और अपनी मुद्रा चालू कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इनके रुपए की हमको ज़रूरत नहीं है, इनकी बैंकिंग की हमको ज़रूरत नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज जयंती भी है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत पहले काम करके हम लोगों को हमारा असली रुपया, आज़ाद भारत का रुपया, आज़ाद हिंद रुपये के नाम पर हमें दिया हुआ है। आपको केवल उसको लागू करना है और आपको मालूम पड़ेगा कि उस दिन जो आज हमारी हालत है कि $1 में वो कहते हैं 80 रुपया मिलता है, 86 रुपया मिलता है, हमारे $1 में $60 हो जाएगा। हमारा रुपया इतना मजबूत हो जाएगा। दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था ऑलरेडी है। हमारे प्राकृतिक संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनकी लूट भी बंद कर दी जाए और हमारा असली रुपया चालू कर दिया जाए जो सिद्धांत के आधार पर बेसिस हो, तो हमारा देश बिल्कुल गरीब नहीं है। 140 करोड़ लोगों का मतलब है 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथ। इनका सही इस्तेमाल किया जाए और संसाधनों का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो हमारा देश आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि
60 में भी हुआ करता था। उस टाइम तो अंग्रेज़ों का ही राज बोला जाता है। आप IMF के आंकड़े उठा करके देखिए, 1860 में दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में चाइना और भारत का ही मुकाबला हुआ करता था, और आज हम दुनिया की इकोनॉमी में कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। कहाँ तो हम एक्सपोर्ट का 48% तक खुद निर्यात किया करते थे पूरी दुनिया का, और कहाँ आज हम निर्यात में 1% से भी कम पर आ गए। बलारा साहब, जिस तरह से भी लोग आपसे और जुड़ना चाह रहे हैं, आप आज पूना में आए हुए हैं, तो पूना में आपकी अगली ट्रेनिंग वगैरह या सेमिनार वगैरह? पूना में अगली ट्रेनिंग 2, 3 और 4 तारीख को होगी। जगह का नाम क्या है उसका आप बताएंगे? खेड़ शिवापुर। खेड़ शिवापुर में ट्रेनिंग होगी 2, 3 और 4 तारीख को मुंबई में, पनवेल। हाँ, 2, 3, 4 फरवरी, वो तो जो आने वाली 2, 3, 4 है। और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिए। देश के अंदर चल रहे दूसरे तमाम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने षड्यंत्र चला रखे हैं उस पर भी बातचीत होगी, और सभी लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपकी अगली पीढ़ियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कर रही हैं। और उसमें हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे ये जो जिनको हम प्रशासन कहते हैं, ये पालतू कुत्तों की तरह बिहेव करता है। सर एक छोटी सी सवाल है, जनता सरकार मोर्चा की मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जनता जानना चाहता है। जनता सरकार मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, वैसी व्यवस्था जिसके अंदर कोई किसी का शोषण ना कर पाए, और उसमें भी बड़े अगर मोटे तौर पर 2 लाइनों में बताया जाए तो हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला लेने का अधिकार गांव के लोगों का हो। दूसरे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को बाहर किया जाए, और गांव अपने लेवल पर सेल्फ सस्टेन्ड हों, जहां पर हम लोग अपनी व्यवस्था को अपने तरीके से चलाएं। जब 1860 में IPC आया, उससे पहले भी हमारे देश के अंदर व्यवस्था थी जिसमें गलत काम करने वालों को सज़ा दी जाती थी, और पूरे गांव मिलकर के अगली पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं बनाता था, और उस व्यवस्था में क्राइम 0 के बराबर होता था, और हमारे को बहुत ज़्यादा जजों की, पुलिस वालों की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं थी। आज से 30 साल पहले तक भी गाँव में पुलिस वालों को एंटर करने से पहले सोचना पड़ता था, गाँव के मुखिया से परमिशन लेकर आना पड़ता था। और अब इन लोगों ने इस तरह का व्यवहार बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि जितनी पुलिस बड़ी है उतना ही क्राइम बड़ा है। जिस गांव में पुलिस चौकी लग गई, समझो उस गांव के अंदर नशे की तस्करी चालू हो जाएगी। जहां पर जितने ज़्यादा डॉक्टर्स आए हैं उतनी बीमारियां आई हैं। पहले डॉक्टर आए और फिर बीमारियां आई, ये हालत इन्होंने कर दी। तो स्वस्थ समाज हो, स्वस्थ हमारी अगली पीढ़ी हो, और हम लोग अपनी व्यवस्था को अपने ज़रूरत के हिसाब से तय करें, ना कि कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फॉर्च्यून 500 या कोई यूनाइटेड नेशंस उसके ऊपर, WHO हमारे ऊपर थोपे कि हमें कब लॉकडाउन लगाना है, कब कौन सी दवाई लेनी है, कब कौन सा इलाज करवाना है। इनके हिसाब से चलना नहीं है। हम संपूर्ण आज़ादी की बात करते हैं, यही जनता सरकार मोर्चा के उद्देश्य है।